हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस लाइक बटन को भी अवश्य क्लिक करें और साथ ही आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर, जिसको हम वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के रूप में जानते हैं, उसके एक टॉपिक के साथ आज हम उपस्थित हैं। हमारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही छोटे से वीडियो में हम इसको समझाना चाहेंगे। आवेश अचर है क्यों? आवेश को क्यों कहा जाता है कि ये अचर है? टॉपिक ये है बेटा। अचर का मतलब जो हर परिस्थितियों में घटता बढ़ता ना हो, जो हर परिस्थितियों में अचर रहता है। कुछ भौतिक परिस्थितियां इसको बदल ना सके, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वो अचर है। तो आवेश को अचर क्यों माना जाता है? देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम किसी वस्तु की वेग को बढ़ाते हैं तो उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है बेटा, इसका द्रव्यमान 10 kg है, ठीक? अगर हम इसके वेग को बढ़ा देना, इसके वेग को बढ़ा देते हैं तो इसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। इसीलिए इसको अचर नहीं माना जाता। यानी वेग के बढ़ने के साथ साथ इसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ओके, तो इसी कारण इसको हम कह सकते हैं कि ये अचर नहीं है, यानी द्रव्यमान अचर नहीं होता है। यानी इस फार्मूले के सहायता से हम आसानी से बता सकते हैं कि वेग बढ़ाने पर या वेग में परिवर्तित करने पर इसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये c क्या है, या आप लोग जानते हो, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु के, कोई भी कितना भी द्रव्यमान वाला वस्तु हो, अगर हम उसके वेग को बढ़ा देना, उसके द्रव्यमान में अंतर होता है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। और उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है उसको हम इस फार्मूले के द्वारा आसानी से बता सकते हैं। फार्मूला हमारा है द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा m = m0/√1 - v²/c²। कोई दिक्कत बेटा? ये एक छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूले में जो v का वैल्यू है, यानी वस्तु का वेग कितना कर दिया गया, c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और m0 का वैल्यू रख देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसका कुछ द्रव्यमान है, अगर उसके वेग को उसमें उसको कह सकते उसको गतिमान कर दें तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। और कितना परिवर्तन होगा इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु आवेशित है, अगर मान लीजिए इस वस्तु का आवेश Q कूलाम हो, इसको कितना भी तेज इसका गति कर दो ना, इसका आवेश में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। इसका आवेश यहाँ पे Q कूलाम ही होगा। बात समझ में आया ना? अगर किसी भी वस्तु का आवेशित है और इसको कितना भी तेज गतिमान क्यों ना कर दो, कितना भी तेज इसके गति में कितना भी वृद्धि क्यों ना कर दो, लेकिन इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसी कारण हम कहते हैं आवेश अचर। ठीक है, यानी कि वेग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर कोई वस्तु का कुछ द्रव्यमान हो, अगर उसको गतिमान कर दोगे तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। टॉपिक समझ में आया बेटा? हमारा छोटा सा टॉपिक था आवेश अचर है क्यों। तो हमने आपको समझाया कि कोई भी वस्तु कितना भी द्रव्यमान वाला हो, अगर उसको गतिमान कर दोगे आप, या उसमें कह सकते गति उत्पन्न कर देंगे या उसके गति में वृद्धि कर देंगे, तो निश्चित तौर पे उसके द्रव्यमान में अंतर आएगा। उसके द्रव्यमान के अंतर को ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला भी बता दिया।
लेकिन अगर कोई वस्तु आवेशित है, मतलब उसका आवेश कुछ भी हो, उसमें कितना भी गति उत्पन्न कर दो, कितना भी तीव्र कर दो उसकी गति, लेकिन उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं आवेश अचर है। इस प्रश्न का जवाब मिल गया, आवेश अचर है। क्यों? आज का टॉपिक हमारा बस छोटा सा टॉपिक यही था। इसके साथ साथ मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे एक लिख लीजिए, एक लाइन मैं लिखवाना चाहता हूं आपकी बुक से। आवेश अचर होता है, आवेश अचर होता है अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश अचर होता है अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। हो गया बेटा? मिटाएं। चलिए बेटा, अब कुछ और बातें जान लेते हैं आवेश के विषय में। आप लोग जानते हैं बेटा, वैद्युत धारा आप क्लास 10वीं में पढ़े थे। वैद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, आवेश बटा समय। ठीक है, इसको आपने पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इसको पढ़ा था ना। तो इसकी सहायता से हम आवेश का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए I का मात्रक क्या हो गया, अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू निकाल सकते हो, आवेश इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू आपका हो गया IT। अगर I का मात्रक देखें तो एम्पियर होता है और T का मात्रक आपका सेकेंड होता है। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि वैद्युत धारा का आवेश का मात्रक आपका हो गया एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इसको कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कूलाम। क्योंकि कूलाम नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इनका नामकरण हुआ, तो इनको क्या कहते हैं बेटा? कूलाम। यानी कि आवेश का मात्रक वैसे तो कूलाम होता है एसआई पद्धति में। किस पद्धति में? एसआई में। तो हमने आवेश के विषय में पढ़ा, आवेश के मात्रक के विषय में भी हमने पढ़ लिया। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है एसआई पद्धति में। लेकिन सीजीएस पद्धति की अगर बात करें, सीजीएस पद्धति के बारे में आपने 9th में पढ़ रखा है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। ठीक, अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो इसको मैं बताना चाहता हूं। एक कूलाम इज इक्वल टू, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें इसको नोट कर लीजिएगा। एक कूलाम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। ये देखिए क्या बढ़िया सा फार्मूला है। ठीक है, ये है कूलाम और स्टेट कूलाम में रिलेशन। एक कूलाम इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। तो ये सब जितने भी चीज़ें मैंने लिखा है उसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला खास तौर पे, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग आपको कहीं भी करना पड़ सकता है। ओके बेटा, नोट करिए फटाफट। तो आवेश के बेटा मात्रक के विषय में हम पढ़ रहे थे। आवेश के अन्य मात्रक हैं, जिसमें से एक मात्रक, प्रमुख मात्रक, एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी आवेश का होता है। क्या? विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं बेटा? EMU बोलते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे इसका प्रयोग मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। EMU इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो
ये किसका मात्रक है बेटा? कूलाम का। जैसे हमने कूलाम का मात्रक स्टेट कूलाम भी पढ़ा सीजीएस में, उसी प्रकार कूलाम का ही एक मात्रक है। जैसे आपको कोई वस्तु नापनी होती है तो मीटर में भी नाप सकते हैं, छोटी वस्तु है तो सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, उससे भी छोटी हो तो डेसीमीटर में, मिलीमीटर में नाप सकते हो, माइक्रो में नाप सकते हो। तो उसी तरीके से कूलाम के भी अनेक मात्रक हैं। जैसे स्टैंडर्ड आप कहें तो होता है आपका आवेश के भी अनेक मात्रक होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड कूलाम होता है, उसके बाद स्टेट कूलाम हो गया। यहाँ पर हम विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू की वर्णन कर रहे हैं। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि एक कूलाम में कितने ईएमयू होते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊं, एक कूलाम में 1/10 ईएमयू होता है। एक कूलाम में कितने ईएमयू होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। तो एक कूलाम में 1/10 ईएमयू होता है। इस सब चीजों को आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसके अलावा अन्य मात्रक भी आवेश के अन्य मात्रक भी आपको मिल जाएंगे। आवेश के अन्य मात्रकों में जैसे कि कुछ जनरल से चीजें होते हैं, जैसे माइक्रोन का मतलब आपका होता है 10⁻⁻6, ठीक है। उसी प्रकार मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻3। ये सब चीजें जानते हैं मुझे। नैनो का मतलब होता है नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁻9। उसी प्रकार पीको का मतलब हो गया 10⁻⁻12। तो जैसे इसको मीटर में लिख सकते हैं, नैनोमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर। उसी प्रकार से हम इसको माइक्रोकूलाम में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है बेटा। यहाँ पे कूलाम लिख सकते हैं। तो 1 माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम होंगे? 10⁻⁻6। उसी प्रकार कोई पूछ दिया 1 नैनो कूलाम में कितने कूलाम होंगे, तो इसमें भी हम फार्मूला को इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो कितने सारे फार्मूले हमने आपको बता दिए, कितने सारे मात्रक बता दिए आवेश के। इन सब मात्रकों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। फटाफट नोट करिए। हो गया बेटा, मिटाएं। तो ये सब हो गए बेटा आवेश के छोटे मात्रक, ठीक है। आवेश के कुछ बहुत बड़े मात्रक भी हैं, मैं बताता हूं उनके विषय में। जैसे एक होता है बेटा एम्पियर घंटा। आवेश के बड़े मात्रक में कहते हैं एक होता है एम्पियर घंटा। ये क्या है? आवेश का बड़ा मात्रक है। जैसे एम्पियर सेकेंड हमने पढ़ा था ना, एम्पियर सेकेंड को कूलाम कहते थे, ये एम्पियर घंटा है, ठीक। ये आवेश का बड़ा मात्रक होता है। तो आप लोग जानते हैं एक घंटा में कितने सेकंड, यहाँ पे घंटा की जगह पे सेकंड रहता है तो एक कूलाम होता है। अगर यहाँ पे घंटा के सेकंड की जगह पे घंटा हो गया तो आप समझ सकते हो कि एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलाम। 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड होता है बेटा। अगर एम्पियर सेकंड होता है तो हम कहते हैं कूलाम है। तो एम्पियर घंटा हो गया तो आप समझ सकते हो एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 60/60, 60 × 60, ठीक है बेटा। तो 60 में 60 का गुणा करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो 1 एम्पियर घंटा बराबर आपका कितना हो गया? 3600 कूलाम। ये बड़ा मात्रक है आवेश का। इसके अलावा सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे, बात समझ में बेटा। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम, ये सबसे बड़ा मात्रक। अगर आपसे कोई पूछता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो आप उसका जवाब दीजिए फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो आज हमने पढ़ दिया आवेश अचर है क्यों, उसका जवाब हमने आपको दिया। साथ ही साथ आवेश के कुछ मात्रकों के विषय में हमने पढ़ा। हमने छोटे मात्रकों के विषय में पढ़ा, हमने बड़े मात्रकों के विषय में पढ़ा। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको एक इंस्पिरेशन मिल सके और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की। ओके बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड डे टू यू।